वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। सो लेट वी स्टार्ट द क्लास। ओके, सो गाइज आपको याद होगा लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे क्लासेस के लिए, तो उसमें आई थिंक सो सीड को हमने कंप्लीट किया था। आई एम राइट? चलिए, तो उसके आगे नेक्स्ट पार्ट को आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका सोइंग मेथड। देखो बेटा, होता क्या है कि आपकी कोई भी क्रॉप है, उसका सोइंग मेथड जो है वो डिपेंड करता है एक तो सीड के साइज़ के ऊपर, एक फील्ड कंडीशंस के ऊपर, एक क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अलाउ करती है कि हम किस सीड मेथड को या किस सोइंग मेथड को एडोप्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम ट्रेडिशनली अगर जाते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास कोई इतने ज़्यादा इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट नहीं थे कि सोइंग हम प्रॉपरली कर सकें। तो हम उस टाइम क्या करते थे, आपका एक मेथड था जिसको हम आज भी कई बार यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सिंपली जस्ट आपके सीड को क्या किया जाता है, स्कैटर किया जाता है। ठीक है, दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। बट सेकेंड इज द, आपने सुना होगा कौन बिहाइंड द कंट्री फ्लो। बिहाइंड द कंट्री फ्लो का मतलब जानते हो? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने ट्रेडिशनल एरा में अगर जाओगे, तो थोड़ा सा पुराने टाइम में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा एक बैल यानी कि जो ऑक्स था, ऑक्स प्लो को हम लोग यूज करते थे, एंड दैट ऑक्स प्लो आल्सो हैव ए ड्रिलिंग पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव नेम्ड द मेथड कैरा एंड पोरा। So in Kara method, what you have done, first of all, behind the country flow, and under this there are please don't do this. कैरा एंड पोरा। व्हाट डू यू मीन बाय कैरा एंड पोरा? अगेन देखते हैं। देखिए, कैरा में क्या होगा कि आपका एक प्लो है, ठीक है, लाइक दिस, एंड हेयर इज द एनिमल हु इज ड्रैगिंग दिस। क्या है आपका? एक एनिमल है जो कि इसको क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, एंड देयर इज ए पर्सन, ठीक है, वो इसमें क्या कर रहा है, आपका जो है इसको लेकर जा रहा है। अगर क्या होगा, इसके हाथ में सीड है और इसके हाथ में यहां पर एक सीड पाइप है, ठीक है, तो अलग मेथड होगा। और अगर पाइप नहीं है, सीड को सेकंड पर्सन यहां पर क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, सो ये मेथड अलग है। लिसन केयरफुली, इसमें क्या था, एक पर्सन आपका इसको प्लो के द्वारा क्या कर रहा था, फील्ड को ओपन कर रहा था, एंड ओपनिंग जो आपका प्लेटफॉर्म था उसके अंडर में क्या किया जा रहा था, सीड को प्लेस किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? सीड को प्लेस किया जा रहा था, सीड उसके अंदर ड्रॉप किया जा रहा था, एंड दैट मेथड वाज नोन एज कैरा। बट द पर्सन हु वाज कैरिंग दिस प्लो आल्सो हैव ए पाइप like drill pipe, and according to that seed was going in that one particular, and this method was known as pora. Got the point? यहां पर कैरा मेथड में 2 पर्सन की नीड थी, लेकिन पोरा में सिंगल पर्सन की नीड होती है सोइंग के लिए। लाइकवाइज आपने, मैंने क्या बोला, एक आपका प्लो है एंड दिस वाज द काउंट्री प्लो। ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना सब लोगों ने, ठीक है। यहां पर आपका क्या था, एनिमल, और यहां पर आपका क्या था, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और ये क्या हो रहा था, फील्ड आपका ओपन, एंड सेकंड पर्सन वाज पुटिंग द सीड behind the plow, so that was the Kara method. But the person who is carrying that plow also have a pipe, and through this pipe he was putting the seed in this one, so this method was known as Pora. But under this
both was considered under the behind the country plow, and this was the used before independence, or you can say that before the 1966, until the mechanization was not introduced in India. After the mechanization we have used to start the seed drill. क्या start किया हमने? seed drill को use करना start किया. and what do you mean by seed drill? seed drill एक मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है, सीड आपका एक पोर के द्वारा जो है प्लेस किया जाता है किसके अंडर में, सोइल में, है ना, एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर. ठीक है, सो यहां पर आपका क्या था, नेक्स्ट क्या आ गया, सीड ड्रिल. ठीक है, और सीड ड्रिल के बाद आपका फोर्थ में क्या आया, सीड कम फर्टी ड्रिल. सीड कम फर्टी ड्रिल, एंड देयर आफ्टर happy seeder, and thereafter super seeder, and these all are the machines that are used to sowing of seed. But what are the differences? In seed drill we will place only and only the seed, but with seed cum 40 drill we will also place the seed with as well as fertilizer. There are two compartments, one is seed and one is fertilizer. Why they have two compartments? Why they are not used with the mixing? Seed cum 40 drill have a compartment of seed, and second is the fertilizer. Why don't they have mixed? Because some of the fertilizer have hygroscopic nature, and due to that the property seed will also attach with the fertilizer, and it will affect a negative effect on the seed, or it can reduce the germination of seed. And second thing, always remember that fertilizer is always placed below the seed. सीड के नीचे हमेशा फर्टिलाइजर को प्लेस किया जाता है. क्यों? क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो रूट कहां होगी, नीचे होगी. सो ऑलवेज इट विल अपटेक द न्यूट्रिएंट. आए, बात समझ में आई आपको? ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर आपका हैप्पी सीडर और सुपर सीडर, ये दोनों जो है मेनली किसके सोइंग के लिए आए हैं, वीट की सोइंग के लिए आए हैं. किसमें? आपके एक प्रकार से यहाँ पर जीरो टिल ड्रिल भी उसके पहले आप लोग नाम लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? जीरो टिल ड्रिल. एंड जीरो टिल ड्रिल वाज एक मशीन थी जो किसी भी सीड को जीरो टिलेज के माध्यम से क्या किया जाता था, इसको सीड को प्लेस किया जाता था. यानी कि सीड फील्ड में आपको सोइंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट बाद में क्या हुआ, राइस का जो रेजिड्यू होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसको ब्रेक डाउन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है. सो उसके फील्ड में वीट की सोइंग के लिए हम लोगों ने हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे इंप्लीमेंट भी क्या किए, बनाए. लेकिन यहाँ पर एक मेथड आपका और रह जाएगा जिसको हम नाम देते हैं डिबलिंग. क्या नाम देते हैं आपका? डिबलिंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है. और याद रखना, जो बिहाइंड द कंट्री प्लो में यूज कर रहे थे वो भी आपका बोल्ड सीडेड के लिए था, और ये भी आपका किसके लिए होता है, बोल्ड सीडेड आपके जो है क्रॉप के लिए होता है. अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपकी रीजेस बनाई जाती हैं. ठीक है, क्या बनाई जाएंगी? रीजेस. एंड ऑन दैट रीजेस वी विल प्लेस द सीड ऑन ए पर्टिकुलर डेप्थ विद ए पर्टिकुलर डिबल. लाइकवाइज दिस इज ए पेन and I am just dibbling here, and thereafter placing the seed and covering the seed. This is known as dibbling method. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? dibbling method. And always remember that dibbling method जो होता है वो bold seeded के लिए होता है. और हाँ, ये भी पूछते हैं इसके अंदर आपकी रिज के ऊपर एक रिज है और ये फ्रो है ना, ये डेप्थ आपका फ्रो है, तो इसमें कितनी डेप्थ के ऊपर सीड को प्लेस किया जाएगा. लाइकवाइज दिस इज 3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3. ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट सीड विल बी प्लेस्ड ऑन द 1/3 फ्रॉम द टॉप. किससे? टॉप से 1/3 के ऊपर इसको क्या किया जाता है, सीड को प्लेस किया जाता है. जितनी हाइट आपकी रिज की होती है उसके 1/3 पोर्शन पे क्या किया जाएगा, सीड को प्लेस किया जाएगा. इज दैट आई एम ऑडिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट? यस और नो? प्लीज लेट मी नो. एक सेकेंड जस्ट. Yes, please speak up. Is that I am audible? Okay. क्या आपको समझ में आ रहा है? Please guys mute yourself
सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बैकग्राउंड में जो नॉइस आता है दैट इज़ डिस्टर्बिंग टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक बेटा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिबलिंग हुआ, उसके बाद में आपका दो मेथड और रहते हैं, एक आता है आपका प्लांटिंग और एक क्या होता है बेटा आपका ट्रांसप्लांटिंग। देखो प्लांटिंग में क्या रहेगा, इसमें आपका सीड का प्लांट का कोई भी पार्ट हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रोपेगेशन। विवेक, प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करते हैं किसके लिए? सीड की प्रोपेगेशन के लिए, प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए, रिप्रोड्यूशन करने के लिए। अब यहां पर आपको पता है या तो हम क्या यूज करेंगे, कटिंग, बर्डिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, यही तो होता है, यस और नो? कटिंग, बर्डिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या रहेगा, या तो स्टेम कटिंग, या आपका रूट कटिंग, या लीफ कटिंग, ठीक है? तो इनका जो भी पार्ट होगा प्लांट का अलग अलग यूज किया जाएगा, ठीक है? लाइकवाइज हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपका हर्बेसियस कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, ये 4 टाइप होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू पार्ट यूज वी विल आल्सो क्लासिफाई देम। क्या करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर, सुना होगा आपने, क्या होता है, क्या होता है? अबे ट्यूबर, राइजोम नहीं यूज करते क्या, गधे। नेक्स्ट है आपका बर्डिंग। बर्डिंग और ग्राफ्टिंग बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर एंड इसमें क्या यूज होता है, एक रूट स्ट्रोक यूज होता है, एक साइन यूज होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट बर्डिंग विल बी डन इन द एक्टिव सीजन बट ग्राफ्टिंग विल बी डन इन द डोरमेंट सीजन, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द लेयरिंग? Layering is a process through which plant is prepared or new plant is prepared while that was attached on the plant. जब वो प्लांट के ऊपर ही अटैच होता है उसी टाइम उससे क्या करते हैं हम लोग, एक आपका नया प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं? सो दैट इज द लेयरिंग। Got the point or not? So this was the planting method. Planting, in that we are using the plant part to reproduce or to produce more number of plant, ठीक है? चलिए, and next is the transplanting. What do you mean by transplanting? Transplanting is a process through which plants are propagated, or you can say that plants are multiplied with the help of a nursery will be prepared with the help of seed, and thereafter these nursery plant will be transported to the field. ये हमारा क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड। लाइकवाइज आप लोग किसमें देखते हो, फील्ड क्रॉप में राइस आपका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें होता क्यों है, क्यों हम नर्सरी ग्रो करवाते हैं, फिर हम डायरेक्टली क्यों नहीं सोइंग कर रहे? देखो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ सीड आपके उनको इनिशियल स्टेज में काफ़ी केयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अगर इनिशियल स्टेज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो राइस है, राइस को अगर आप इनिशियल स्टेज में प्रॉपरली अगर मॉइस्चर वगैरह नहीं मिला तो क्या हो जाती है, क्रॉप फेल हो जाती है, तो दैट वाई। और दूसरा इनिशियल स्टेजेस में उसके अंदर वीड वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लाइकवाइज अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट शेडिंग ऑफ राइस को अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या देखने को मिलती है, वीड का अटैक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग वीड को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। लेकिन अगर राइस का एरिया जो नर्सरी का है वो फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका 1/10, यस और नो? अगर हम 10 एकड़ में प्लांटिंग करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में क्या करेंगे, नर्सरी ग्रो करवाएंगे। सो व्हाट इज इजी, 10 एकड़ मैनेजमेंट करना इजी है या 1 एकड़ मैनेजमेंट करना इजी है? डेफिनेटली 1 एकड़ मैनेजमेंट करना इजी है। सो इनिशियल स्टेज में अगर डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट, वीड जो भी आएगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है ऑन ए लिमिटिंग फैक्टर। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नर्सरी में ग्रो करवाते हैं एंड देयर आफ्टर इट इज ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड। और खासकर ये जो होता है वो आपकी वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग करते हैं। किसमें करते हैं, आपका वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए ये ज्यादातर अडॉप्ट किया जाता है। और हाँ, अगर कोई पूछ ले कि आपका कौन सा टिश्यू कल्चर जो मेथड है, क्योंकि यहां पर आपका मेथड एक और आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा उसका, टिश्यू कल्चर। बट टिश्यू कल्चर कमर्शियल लेवल पर आपकी केवल और केवल बनाना के लिए राइट आंसर जाएगा, बाकी इसका आंसर सभी के लिए क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये रहा आपका मेजरली जो पोर्शन कवर करना था। इसके अलावा इसके अंदर सोइंग मेथड से कोई ज़्यादा पार्ट आपका नहीं पूछा जाता। इसके अंदर मेजर जो पूछा जा सकता है, एक तो कौन सी कितनी डेप्थ के ऊपर हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं रिज के ऊपर डिबलिंग मेथड में, और एक जो है आपका बोल्ड सीडेड के लिए मोस्टली फेवरेबल मेथड कौन सा हो सकता है, तो आपका डिबलिंग बेस्ट रहेगा। अगर बोल्ड सीडेड के लिए बेस्ट मेथड कोई पूछ ले तो आपका क्या रहेगा, डिबलिंग मेथड बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछे कि अगर आपके सीड के साथ फर्टिलाइजर को भी एप्लीकेशन किया जा रहा है तो उसका नाम क्या है, सीड कम 40 ड्रिल है। एंड अगर कोई पूछ ले कि आपका फील्ड के अंदर आप लोग टिलेज नहीं करना चाहते हो एंड विदाउट टिलेज यू वांट टू सो द फील्ड, सो दैट टाइम आंसर विल बी द जीरो टिलेज, है ना, जीरो टिल ड्रिल। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन विच मेथड वाज मोस्ट प्रोपेगेट, ज़्यादातर आपका फेवर किया जाता था, तो आंसर क्या रहा था आपका, कॉन्ट्रीप्लो, बिहाइंड द कॉन्ट्रीप्लो एंड ब्रॉडकास्टिंग। बट कोई पूछ सकता है कि आपका ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या लिमिटेशंस है। देखो, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये एक सबसे ईजिएस्ट मेथड है। इसके अंदर एक तो सीड ज़्यादा लगता है, इसकी डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, इसमें एक तो सीड हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि सीड अप्लाई करने के बाद सीड की जो स्पेसिंग होती है वो कभी हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, सीड की स्पेसिंग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और आप लोग जानते हो अगर स्पेसिंग मेंटेन हुई तो क्या होगा, प्रोपेगेशन क्या प्रॉपरली हो पाएगा, नो, प्रोडक्शन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और क्या था आपका, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ बेटा, सोइंग मेथड। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक आपका कल जो है टेस्ट होना था और मैं लेट पहुँचा और कल आपका टेस्ट नहीं ले पाया, लेकिन आपका कल जो है एक टेस्ट हो सकता है और जो अभी तक आपका हुआ है कंप्लीट उस तक कवर किया जाएगा उस पार्ट को। तो उसके लिए आप क्या रहें, रेडी रहें। ठीक है, तो टेस्ट आपका जितना अभी तक हुआ है उस पार्ट में से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, छोटा ही टेस्ट होगा, लेकिन बी रेडी फॉर दैट वन। ठीक है, और हाँ, क्यों, प्लांट न्यूट्रिएंट पूरा आपका हो चुका है, फिर से क्या करवाएं रोज रोज, क्या डाउट है, डाउट पूछो आप, जितने डाउट है उतने लेके आओ, 1000 डाउट है 1000 लेके आओ, 5000 डाउट है 5000 लेके आओ, आप डाउट पूछो, आंसर मैं करूंगा। देखो बेटा, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक कवर करवाया जा रहा है, ठीक है, आपका कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि यार ये हमें नहीं करवाया गया, आप उस डाउट को तुरंत लेकर आइए। उसके रिस्पेक्ट में अगर डाउट का आंसर हम लोग नहीं करेंगे तब हम गलत हैं। लेकिन आप पता है क्या करते हो, सबसे बड़ी कमजोरी आप लोगों की यही है कि आप बोलते हो सर डाउट बहुत है। अभी क्या होता है, बहुत बार मैं ऐसे देखता हूँ कि सर बहुत सारे डाउट है, अब ये लेकर आती है बहुत बार, क्या बोलती है, सर बहुत सारे डाउट है। मैं क्या, पूछ भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के कि सर हो गए कंप्लीट। मैं क्या, है बहुत सारे डाउट में से एक क्वेश्चन निकल कर आया, तो वही वाली बात है, अगर डाउट है तो डाउट लेकर आओ, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो डाउट है उन्हीं का आंसर करें। अब देखो, बार बार टॉपिक को करवाना बेटा, फिर तो वही बात है ना कि हर जगह, अब हर एक स्टूडेंट को हर एक टॉपिक में कोई ना कोई डाउट है, और उसकी वजह से टॉपिक द्वारा करवाना दैट विल टेक ए, मतलब है ना, टाइम लिमिटेड वो कंडीशंस हैं। तो आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम में जब भी आपका क्लास है उस टाइम पर आप उसको मतलब दोबारा से पढ़ सकते हो, लेकिन दोबारा यहाँ पर करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये है कि जब किसी रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उसको मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा कि भाई इसका ये रीजन है। ठीक है, क्योंकि उसको एक टाइम लिमिट में बताया जा सकता है। आप 1000 क्वेश्चन पूछोगे मैं बता दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि आपने वाकई में पढ़ा इसके बारे में। समझ में आया बेटा, क्योंकि डाउट भी तभी बन पाएंगे जब आपके क्या होंगे, वहां पर पढ़ा हुआ होगा। अदरवाइज मैं कैसे कंसीडर करूं, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब मैं क्यों करूं जब कुछ लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया। आप में से कुछ लोगों ने अभी तक टेस्ट भी नहीं दिया। अब बताओ क्या किया जाए, समझ में आ रहा है? सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट के बाद उसका इवैल्यूएशन करना वो बहुत जरूरी होता है। उसको अच्छे से पढ़ें पूरे के पूरे टेस्ट को, क्या आया है उसमें, क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या आंसर किया, मैंने क्यों ये आंसर किया, एंड व्हाई आंसर इज दिस। एक या दो क्वेश्चन गलत हमारी साइड से भी हो सकते हैं, नॉट ए बिग डील। सो उस टाइम पर अपने दिल पे नहीं लेना है कि सर ये तो गलत हो गया,
है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपका है तो उसको आप रखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम को रखिए। अगर नहीं रखोगे प्रॉब्लम को फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है उसको लेकर आओ बेटा, वरना डिफ़िकल्ट टास्क है। अब मैं बार बार ना, पहले मैं क्या करता था, मैं पूरा टेस्ट होता था, टेस्ट को तुरंत एनालाइज करवाता था, ठीक है, बड़ी एनर्जी वेस्ट करता था, ठीक है। पता चलता था टेस्ट कितने लोगों ने दिया, 80 में से 5, ठीक है, 11 लोगों ने, 10 लोगों ने, 8 लोगों ने, टेस्ट का डिस्कशन हो गया। क्या फ़ायदा है मैं अपना 2 घंटे वेस्ट करता, क्यों वेस्ट करूँ मैं? जिसका डाउट है वो लेकर आओ, हमने टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपका डाउट है तो हम आंसर करेंगे, नहीं डाउट है तो ठीक है, लीव इट, है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी देख लो क्लासेस कितनी है, कितने बच्चे हैं क्लास में, किसको पढ़ाएं, फीस देने के बावजूद यहां पर नहीं आते हैं, क्या करें भाई उनका, है? समझ में आ रहा है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में से पढ़ने वाले 2 बच्चे भी होंगे, उन्होंने अगर डाउट पूछा तो हम आंसर उनको करेंगे। लेकिन बेटा पूरे टॉपिक्स को रिपीट करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। और मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुत बढ़िया बात है कि मेरे से टॉपिक 10 बार रिपीट करवा लो, मैं कर लूँगा। लेकिन जब से मेरे को ये चीज़ हुई है तब से मैंने ये रिपीटेशन बंद कर दिया है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीट करते 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 वो टॉपिक चाहे 10 बार चला जाए, लेकिन समझ में फिर नहीं आता, फिर वही कहानी। क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं है ना खुद ने जाकर। 2 घंटे खुद को भी तो पढ़ना पड़ता है? मैंने बार बार बोला है कि जब भी कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम पहले उस टॉपिक को देखो, उस टॉपिक को पढ़ो, टीचर से पढ़ो, फिर वापस से खुद पढ़ो, और फिर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे फ़ोन करो, ऑनलाइन वाले फ़ोन करो, आप मेरे पास में आओ। नहीं समझ में आया चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, टॉपिक समझाएंगे। लेकिन पढ़ा कितना है आपने वो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना ये नहीं है कि कभी आपको बताएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे ना, तुम रिसर्च करके आओ, मैं तो रिसर्च का आंसर करूंगा आपको जहां तक मुझे पता होगा। लेकिन फंडा ये है कि वो टॉपिक आपकी नॉलेज में होना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बेसिक तो बताई है ना, कम से कम इतना तो हर एक टॉपिक में हुआ है आपको, बस हो गया। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का पीछे किसी भी टेस्ट में अगर कभी भी कोई डाउट होता है, आप तुरंत क्लास में लेकर आओ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आपके क्वेश्चन डाउट है तो आप वहाँ पे जो आपके पास टेलीग्राम है उसमें अपलोड करो। लेकिन कुछ लोग उसका क्या कर रहे हैं, नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव यूज़ का मतलब जानते हो, वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, फिर टाइम पास कर रहे होते हैं, ये कोई आंसर नहीं कर रहा। भाई साहब अगर किसी को आता होगा वो आंसर आपका कर देगा, नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे दिन क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? है? किसी का मन करेगा आंसर कर देगा। अब दूसरी बात, आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग आंसर देख भी लेते हैं, पता भी होता है, आंसर नहीं करते हैं। पता नहीं कौन सी शर्म है, कौन सी झिझक है, कौन सा डर है? मत करो, मुझे क्या है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यूटिलाइज करो। है आपको बोला था कि भाई टाइम आपका है, आप खुद बनाओ, डिस्कशन करो आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन आपके पास डिस्कशन का टाइम कहाँ है भाई? कहाँ टाइम है? मत किया करो डिस्कशन वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसे ही फेल हो जाओगे डिस्कशन करते करते, है ना। चलिए वापस आता हूँ मेरे पॉइंट के ऊपर। मैं कहाँ था, मैंने सोइंग मेथड को कंप्लीट किया। अब आता है आपका टीलेज। देखो टीलेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और टीलेज से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आने वाली 4 चीज़ें हैं इसमें, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तुम लोग बोलते हो कि होंगे पता नहीं टीलेज क्या है, कैसे है, नहीं, मैं मानता हूँ कि टीलेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे भी तो पेट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो आपके बार बार उसका कॉन्सेप्ट चेंज होकर आएगा। बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले क्या बोला गया कि टीलेज होता क्या है, तो बोलोगे सर फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, यही बोलोगे। यानी कि क्या हो गया, सोइल को मिक्स किया गया या सोइल को आपका नीचे से ऊपर लाया गया, दिस इज नोन एज टीलेज। अब टीलेज जब कर रहे हैं तो उसको हमने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई का मतलब क्या है, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। अब कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया, देखो बेटा पहले आप लोग ये बताओ, एक तो आप लोग जो सोइंग से पहले ऑपरेशन करते हो और सोइंग के बाद में ऑपरेशन करते हो, क्या सेम होते हैं? नहीं।
सोइंग के जो पहले और बाद में ऑपरेशन होते हैं उनमें क्या होता है, डिसिमिलरिटीज होती हैं। क्या होती हैं आपकी, डिसिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज का मतलब जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, प्रीपरेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन। प्रीपरेटरी टिलेज देखिए क्या रहेगा इसके अंदर, प्रीपरेटरी टिलेज। प्रीपरेटरी का मतलब होता है प्रिपेयर करना, और किसके लिए प्रिपेयर करना भाई, सोइंग के लिए प्रिपेयर करना। फील्ड जो होता है उसका प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, तुम लोगों को आज खीर बनानी है जाने के बाद, उसकी प्रिपरेशन जरूरी है, मतलब उसके लिए जो इंग्रेडिएंट रिक्वायरमेंट है वो आपको लेकर आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या आएगा, राइस, मिल्क, शुगर, मेन इंग्रेडिएंट हो गए। एक्स्ट्रा एडजुएंट आपका जो भी हो सकता है, कार्डमम वगैरह ना, वो आपकी वो कहते हैं ना जेब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मनी है तो हो सकता है कार्डमम आ जाएगी, उससे ज़्यादा मनी है तो हो सकता है बादाम भी आ जाएंगे, फिर और ज़्यादा है तो अखरोट भी आ जाएंगे, मतलब वो आपका अकॉर्डिंग टू कस्टर्ड वगैरह हो सकता है इसके अंदर आता जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कि पैसा कितना है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे जैसों के हालात है, तो हमारी हालात ये है, हम क्या लेकर आएंगे, राइस, मिल्क और शुगर ले आए भाई। अब हमारे पास एक क्या होना चाहिए, यूटेंसिल, भाई यस और नो, पतीला बोलते हो ना, वो होना चाहिए। अब ये चार चीजें हैं, प्लस में अगर मेरे पास बर्नर नहीं है, आपका गैस नहीं है, तो क्या काम चलेगा, नो। तो डेफिनेटली गैस और बर्नर भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको बना लूंगा, खीर को पका लूंगा। तो इंपॉर्टेंट तो यही था ना, पहले मैंने उनको सामान को अगर लेके आना पड़ जाए तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। वही बात तो फील्ड की प्रिपरेशन की होती है। अगर आपके पास फील्ड है, फील्ड में आप लोग क्रॉप को ग्रो करवाना चाहते हो, तो उस फील्ड में आपका अगर सोइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपका टिलेज प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। अगर क्ले सोइल है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, सैंडी सोइल है तो वो आपकी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है, लूज सोइल होती है, उसको हम लूज सोइल के नाम से जानते हैं। दूसरा, आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉक्ड कंडीशन है, सॉल्टी कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस मैनेजमेंट अलग करनी पड़ेगी। होता है कि नहीं होता बेटा? तो वो हमारे फील्ड के ऑपरेशंस हम अकॉर्डिंग टू सोइल और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट करते हैं। मैंने अभी आपको बोला था ये बात। तो इसमें सोइल मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो वाटर लॉक्ड कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। जब आपका ड्राई हो जाएगा तब जाकर उसमें क्या कर सकते हो, आप टिलेज ऑपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। क्या डायरेक्टली आपका आज रेनफॉल आया और तुरंत उसमें कल्टीवेशन कर सकते हो आप? नहीं, उसमें फील्ड में ऑपरेशन आप लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सोइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है ना, पानी की वजह से, और वो आपके इम्प्लीमेंट के साथ अटैच करेगी और उतना ज़्यादा अच्छे से टिलेज नहीं हो पाएगी। जब ड्राई होगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, क्रम्बी स्ट्रक्चर आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए हम टिलेज कब करते हैं, जब फील्ड के अंदर वाटर आपका फील्ड कैपेसिटी पे आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका टिलेज करेंगे। और टिलेज जब किया जाता है तो ये भी आपका, मैंने क्या बोला, सोइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेनली हम प्रिपरेटरी टिलेज को बोलते हैं कि सोइल का प्रिपरेशन एक प्रकार से, किसके लिए, सोइंग के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, हम लोग इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या ऑपरेशन होता है आपका, प्राइमरी टिलेज होता है, और एक क्या होता है आपका, सेकेंडरी टिलेज होता है। देखो बेटा, ये फिर आपका एक डाउट आ जाता है। याद है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ा था और मैंने एरेबल क्रॉप की बात की थी, और मैंने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था दोज रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज कम्स अंडर द एरेबल क्रॉप। यहाँ पर मतलब क्या था कि इन ऑपरेशंस की वहाँ पर क्या थी, नीड थी। अब एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या होता है, प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है जब सब सोइल में, एक तो होती है सरफेस सोइल। देखो बेटा, सरफेस सोइल होती है आपकी 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस सोइल बोलते हैं। और जैसे ही 15 सेंटीमीटर से नीचे जाओगे आपका क्या आ जाएगा, सब सरफेस सोइल हो जाएगी। तो आपका उसके नीचे में 25, 35, 40 सेंटीमीटर पर हार्ड पैन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, हार्ड पैन। अब हार्ड पैन अगर बनेगा तो कुछ प्लांट की रूट काफ़ी डीप तक जाती हैं, और अगर हार्ड पैन है तो क्या रूट पेनिट्रेट कर पाएंगी,
नहीं कर पाएंगी, और रूट पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो क्या वहाँ पर न्यूट्रिएंट और वाटर अवेलेबिलिटी क्या उसको हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है, हमें हार्ड पेन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और उस केस में हम लोग प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन को कैरी ऑन करते हैं। तो प्राइमरी टीलेज के लिए हमारे प्राइमरी इंप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दीज आर नोन एज मोल्ड बोर्ड प्लो, या फिर वहां पर आपका क्या बोला जाता है इसको, चीजल प्लो, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं आपका सब सोइलर, या फिर क्या रहेगा आपका डिस्क प्लो। होते हैं नहीं होते हैं ये आपके, ये मेजर इंप्लीमेंट है जो कि प्राइमरी टिलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वहां पर अगर हार्ड पेन सरफेस पे बन चुका है और आपका थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर की लेयर बन चुका है और वो ब्रेकडाउन अगर नहीं हो रहा है, तो उस केस में वहां पर एक बार क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्क प्लो यूज करते हैं, मोल्ड प्लो वहां पर फॉलो नहीं किया जाता। और अगर सब सॉइल में हार्ड पेन बन चुका है तो ज्यादातर हम लोग किसको यूज करते हैं, चीजल प्लो और आपका सब सॉइलर। सब सॉइलर अप टू 90 सेंटीमीटर की डेप्थ तक क्या करता है, ये वर्क करता है, और ये आपका किस पर वर्क करता है, अप्रोक्सीमेटली अप टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर तक डेप्थ पे वर्क करेगा, 60। ये आपका 60 टू 90 और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 35 टू आपका 60 बोल दो या 50 बोल दो, उस पर चीजल प्लो क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, बिलो अगर 60 की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वहां पर चीजल प्लो की ही ज्यादातर बात करते हैं। ठीक है, अब ये रिकमेंड किया जाता है कि सोइल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर के बाद एक बार इंप्लीमेंट यूज किया जाए। ये रिकमेंड किया जाता है चीजल प्लो 3 to 4 ईयर, और ये भी आपका 2 से 3 साल के बाद रिकमेंड किया जाता है मोल्ड बोर्ड प्लो को। लेकिन आपका सब सोइलर 5 ईयर के बाद रिकमेंड किया जा रहा है। लेकिन जब से मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने मैकेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दी है, और वहाँ पर टेलेज हम लोग क्या करने लगे हैं, बार बार करने लगे हैं। ऐसा होने से हमारा जो सोइल का स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगा है, लूज होने लगा है। सोइल का स्ट्रक्चर क्या होने लगा है, खराब होने लगा है। सो इट विल लीड्स टू कि आपका सोइल का स्ट्रक्चर लूज हो जाए और वो आपका कॉम्पैक्शन धीरे धीरे लूज हो जाएगा, एंड इट विल लीड्स टू डीफ्लोकुलेशन ऑफ सॉइल, और जिसकी वजह से आपका सोइल जो है वो खराब हो सकती है, आपकी उसकी जो एडेशन और कोहेजन प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, इन ऑपरेशंस को धीरे धीरे आपका कोशिश करनी है कि कम किया जाए। और अब यहां पर क्या होगा, हमारा सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन ये होता है, जैसे हम कई बार फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल क्या किया, हाँ आपने पूरा घर बना लिया। ठीक है, आपके पापा ने क्या बना दिया, आपको घर बना के दे दिया, या फिर फॉर एग्जांपल आप कल को जॉब लग जाते हो और आपने अपना खुद का घर एक बना लिया। घर आपको सब कुछ बन गया, सब उसमें लग गया। अब क्या हो गया कि अब आपको फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है। फिनिशिंग का मतलब कि कहीं आपको कार्डबोर्ड बनवाना है, कहीं आपको जो है टेबल रखना है, कहीं आपको सोफे लगवाने हैं, आपको जो है बेड लगवाने हैं। ये क्या होती है आपकी अल्टीमेट फिनिशिंग, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है ना कि घर भाई, घर तो देखो पूरा दीवार का बन गया, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या इन बेड के बिना, अलमीरा के बिना उस घर का कोई वो वजूद रहेगा वहां पर? क्या उसके बिना आप मतलब प्रॉपरली रह पाओगे, प्रॉपरली क्या कर पाओगे? नो। सो वही बात वहां पे होती है। जब आपका ये घर है एक प्रकार से, ये सोइल है नॉर्मली, उसके ऊपर इसकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी टिलेज की। ये एक्चुअल में फील्ड को फिनिशिंग देने का काम करते हैं। जैसे आपके रीजर जो है वो रिज बनाने का काम करेंगे, लेवलर क्या करेगा, फील्ड को लेवल करने का काम करेगा, प्लैंकर क्या करेगा, आपका फील्ड के अंदर क्लोड्स जो है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, फील्ड को थोड़ा सा लेवल भी कर सकता है वो आपका। ठीक है, तो इस प्रकार के, या फिर कल्टीवेटर है वो लार्ज क्लोड जो होंगे उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ठीक है, सो दीज आर द इंप्लीमेंट दैट इज यूज्ड टू, हम इसके अंदर मेजरली जो इंप्लीमेंट यूज किया जाता है दैट इज द हैरो। आइदर इज डिस्क हैरो, आइदर इज नॉर्मल हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, ठीक है, स्प्रिंग टूथ हैरो, कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, हैरो के साथ आपका क्या बोल दिया गया यहाँ पर, कल्टीवेटर। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीजर आ जाएगा, प्लैंकर आ जाएगा, ठीक है, लेवलर आ जाएगा। ये सारे किसके पार्ट हैं, आपके सेकेंडरी टिलेज के पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपका आता है एक, क्या आपने सुना होगा, रोटावेटर का नाम सुना है बेटा? ये दोनों का पार्ट होता है, ये प्राइमरी का भी है और सेकेंडरी का है। ठीक है, दोनों का ही क्या करेगा, ये काम करेगा बेटा। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, सो दैट नेम इज द
रोटावेटर। गॉट द पॉइंट। रोटावेटर देखा है सब लोगों ने, कम से कम फोटोज जरूर देखी होंगी आपने। ये सॉइल को क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। एंड कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या रोटावेटर जो है वो कंजर्वेशन टिलेज का पार्ट है। सो ऑलवेज से दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन टिलेज, बिकॉज जो भी इंप्लीमेंट प्राइमरी टिलेज में यूज होगा वो कभी भी कंजर्वेशन टिलेज का पार्ट नहीं हो सकता। पहला तो आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा, ये क्या करता है, ये सोइल को पल्वराइज कर लेता है, बार बार सोइल को मिक्स करने का काम करता है, जिसकी वजह से सोइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या रहेगा, ये आपका राइट आंसर नहीं रहेगा कि कंजर्वेशन टिलेज के लिए कभी भी ये आपका बेटर ऑप्शन है नहीं होता है बेटा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? है तो बताओ मेरे को। पक्का? चलूं आगे। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। और सेकेंडरी में जैसे आपका मैंने क्या बोला, जैसे सीड बेड वगैरह प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, सोइंग। आज सोइंग में जो भी सोइंग मेथड आपके फॉलो करोगे वो सोइंग ऑपरेशंस में आएंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आफ्टर कल्टीवेशन। क्या होता है आफ्टर कल्टीवेशन? आफ्टर कल्टीवेशन में आपके जितने भी इंटर कल्चरल ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो वीड को रिमूव करने के लिए है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने के लिए है, स्प्रेइंग करने के लिए है, वो किस में आएंगे आपके आफ्टर कल्टीवेशन में। कोई दिक्कत भाई, करते हो कि नहीं करते हो? वो किस में आएंगे आपके आफ्टर कल्टीवेशन। अच्छा, ब्लाइंड टिलेज किसका पार्ट आएगा, सेकेंडरी का या आफ्टर कल्टीवेशन का? ब्लाइंड टिलेज किसने बोला? दिस विल द पार्ट ऑफ आफ्टर कल्टीवेशन, नॉट द सेकेंडरी। वो ऑपरेशन सेकेंडरी जैसा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेकेंडरी का पार्ट रहेगा, वो किसका पार्ट है आपका, आफ्टर कल्टीवेशन। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। और बताओ, एक वर्ड आपने और सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर राउंड टिलेज। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है ना कि ईयर राउंड टिलेज क्या है। देखो बेटा, कुछ नहीं, आप फील्ड को प्रिपेयर कर लेते हो और फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद जो साइड में आपकी जो रिजेस होती हैं, बाउंड्रीज वॉल होती हैं, उनको प्रिपेयर करना, रोड के साइड में, आपके इरिगेशन चैनल्स में आप जो लगातार कॉन्टिन्यूसली टिलेज ऑपरेशंस करते रहते हो, उनको रिमूव आउट करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, ईयर राउंड टिलेज के पार्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर समर टिलेज वगैरह भी इसी का पार्ट आपका कहीं ना कहीं आ जाता है। समर टिलेज प्राइमरी का भी पार्ट हो सकता है, इसका भी पार्ट हो सकता है, कोई अलग चीज़ नहीं है वो। ठीक है, लेकिन ईयर राउंड टिलेज में सारे ऑपरेशन जो है वो आपके कैरी ऑन हो सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाता है ताकि फील्ड के अंदर जो ईयर राउंड आप स्मॉल एंड माइनर एंड मैक्रो ऑपरेशन जो ऑपरेशन करते हो वो सारे इसमें क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। ऑफ सीजन टिलेज, ये वही होता है जब सीजन ना हो और फील्ड खाली हो, जैसे कि आपका समर टिलेज। समर टिलेज में आप लोग क्या करते हो, फील्ड को ओपन कर लेते हो प्राइमरी टिलेज की हेल्प से, और उस टाइम जो आपके वीड के सीड हैं, आपके फंगस के स्पोर हैं, उनको किल करने के लिए हम लोग जो है इस ऑपरेशन को कैरी ऑन करते हैं, ताकि सनलाइट में इसको एक्सपोज किया जा सके और आपके वीड वगैरह या फिर इनको किल करने का काम किया जा सके। समझ में आ गया बेटा? चलिए, हो गया इतना? कोई डाउट है यहां तक किसी को? ओके, अब ये हमारा क्या रहा, आपका एक प्रकार से टिलेज के ऑपरेशंस रहे। इसमें कोई डाउट है किसी को? हो गया अभी तक आपका? ठीक है, ये हमारा क्या था, टिलेज। ठीक है, क्या प्लो प्लांट टिलेज? कम पढ़ा करो, है ना, क्योंकि पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, कम पढ़ना भी अच्छी बात होती है। प्लो जहां वर्ड ही होगा ना वो कभी नहीं होगा बेटा। प्लो जब भी वर्ड आएगा प्राइमरी का पार्ट आएगा। जहां पर प्लो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू प्राइमरी जस्ट। ठीक है, नथिंग एल्स। हैरो वर्ड यूज हो रहा है तो 99% वो सेकेंडरी का पार्ट है। बिना आंखें बंद करके लगा दो उसको, चाहे डिस्क हो, आपका डिस्क हैरो है तो सेकेंडरी है, डिस्क प्लो है तो आपका प्राइमरी है। प्लो जहां वर्ड है आंखें बंद करो और प्राइमरी में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खासकर ये इंप्लीमेंट के रिलेटेड में ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है? चलूं आगे, चलिए।
अब और क्या रहा यहाँ पर, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सोइल के रिस्पेक्ट में हम सोइल में पढ़ेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि बल्क डेंसिटी वगैरह, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, अगर लाइट सोइल होगी तो हम लाइट ऑपरेशन करते हैं, हैवी सोइल होगी तो हम हैवी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट सोइल है तो डेफिनेटली क्या है, उसमें हमें ज़्यादा टिलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसमें हार्ड पैन बनेगा नहीं, जैसे कि सैंडी सोइल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह अमाउंट ज़्यादा है तो सोइल में क्या हो जाता है, हार्ड पैन बनता है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, आपके हार्ड पैन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन को कैरी ऑन करना पड़ता है, ठीक है। और बताइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाते हैं बेटा आपके। बाकी इम्प्लीमेंट के अंदर जब इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग में कहानी क्या होती है, जो इम्प्लीमेंट होते हैं ना उनके डिस्क एंगल वगैरह आपने सुने होंगे, उनको पूछ लेते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मेरे से कहानी मत पूछो, गलत हो जाएगी, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है, क्योंकि सोयल और मैं आपको एग्रोनॉमिक रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस बता सकता हूँ। फर्टिलाइज करने से सोयल की थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप खुद सोच के देखो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। हीट जो ट्रांसफ़र होती है ज़्यादातर कंडक्शन में मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, उसका इतना ट्रांसफ़र नहीं हो पाता हीट का। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपका एयर सोइल में होगा तो हीट क्या होगी, लेस ट्रांसफ़र होगी, और टिलेज करने से क्या होगा, सोइल में मैक्रोपोर आएंगे या मैक्रोपोर रिड्यूस हो जाएंगे, आएंगे, और मैक्रोपोर अगर आएंगे तो डेफिनेटली सोइल की हीट क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, ऑलवेज कन्फर्म्ड, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो चीज़ आपकी है उसके अंदर आप दिमाग थोड़ा सा लगाया करो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एयर है और एक एयर नहीं है, दोनों के केस में हीट कहाँ बढ़ेगा, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ हीट बढ़ेगा ना। और टिलेज करने से क्या हो रहा है, सोइल में मैक्रोपोर बढ़ रहे हैं, और मैक्रोपोर बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोइल के अंदर आपका क्या होगा, क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है। ओके, और कोई डाउट, कोई पॉइंट है तो बोलो बेटा, कल के टेस्ट से पूछ सकते हो आप लोग डाउट। डेड फरो और आपका बैक फरो, ये दो होती है बेटा, एक होती है बैक फरो, एक होती है डेड फरो। बहुत बढ़िया, एक होती है बैक फरो, एक होती है डेड फरो। देखो बेटा क्या होता है, जब आप लोग फील्ड में प्लोइंग करते हो या कोई भी टिलेज ऑपरेशन करते हो, उस टाइम क्या होता है, आपने फील्ड में हमेशा इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से प्लोइंग की जाती है, करते हो आप लोग, इस प्रकार से करते हो, नहीं करते हो, करते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब फील्ड में आपके ऑपरेशंस हो जाएंगे तो आपने देखा होगा लास्ट में जो एक आपका पोर्शन होता है हमेशा, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ इसका बेस्ट तरीका यही है, इस वीडियो के अंदर एक चीज देखनी है आपने कि हो क्या रहा है, बाकी काम मेरा है समझाने का। अबे क्या आ गया ये, हे भगवान। हाँ,
अभी देखिए ये सोइल को क्या कर रहा है आपका, ये इंप्लीमेंट क्या है पता है आपको, प्लो। क्या है आपका, प्लो। और कौन सा प्लो, हाँ डिस्क प्लो। अब देखो इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, ये देखिए एक सोइल जो है आपकी उखड़ती हुई जा रही है लास्ट में, दिख रही है सभी को, और लास्ट वाली जो लाइन बचती है इसको हम बैक फ्रो बोलते हैं, और कंप्लीट टिलेज ऑपरेशन होने के बाद जो लास्ट वाली बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेड फ्रो। समझ में आ रही है? देखो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा तो इधर वाली साइड बच गया, उधर से आएगा तो उधर वाली साइड बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखो इधर वाली साइड बचा हुआ है, अभी यहां से इसके पास में से आएगा वो द्वारा, ठीक है। ये देखो इसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, मोल्डबोर्ड फ्लो भी है, डिस्क फ्लो भी है, ठीक है, कंबाइन ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। और अभी देखो ये जब लगातार कर रहा है तो इधर वाली साइड बिल्कुल लास्ट की साइड में क्या बचेगा, एक है आपका फ्रो डेड बच जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, सॉरी लास्ट में जो फ्रो बच जाएगी वो हमारी बैक फ्रो है। लेकिन जब फील्ड में कंप्लीट ऑपरेशन हो जाएंगे तो एक फ्रो आपकी लास्ट में बच जाएगी, उसका कोई भी इलाज नहीं होता, तो वो हमारी क्या होती है, डेड फ्रो के अंदर कंसिडर की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, यहां पर शायद ये लोग दिखाएंगे, तो ये आपका क्या है, डिस्क हैरो। क्या है आपका, डिस्क हैरो। ये साथ में कल्टीपेकर भी लगा हुआ है, ये इंडिया नहीं है भाई साहब, ये भी डिस्क की है। ये है फील्ड के अंदर कल्टीवेटर, दिख रहे हैं ये रहे, सॉइल फिनिशर। ये देखो सॉइल को क्या किया जा रहा है, फिनिशिंग दी जा रही है। वर्टिकल टिलेज, चैन डिस्क हैरो, दिस इज चैन डिस्क हैरो। ये क्या कर रहा है, फील्ड में क्लोड को ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, क्लोड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, और साथ में जो ग्रासेस है उनको भी क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर से अपरूट करने का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बेटा यहां पर अच्छे से? चलिए अब मैं आपको यहां पर शायद अगर मिले मेरे को अच्छे से, ये देखो ये सारे किसके काम है, प्लो के काम है, फील्ड को इतना डीपली प्लोराइज करने का काम, ठीक है। चलिए बेटा, तो इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से, बाकी आप इम्प्लीमेंट को जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी कोई ऐसा डाउट लगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इनको पढ़कर आओ, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और टिलेज हो गया, इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इरिगेशन, फिर आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा आपका, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, फिर आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी हम ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? पक्का?